नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला विकल्प है, यह भारत में केंद्र राज्य और अंतरराज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए एक तंत्र है। यह भारत में केंद्र राज्य और अंतरराज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए एक तंत्र है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत की गई थी। अंतरराज्य परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है। परिषद विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। ऊपर दिए गए विकल्पों में कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। कौन कौन? तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अंतरराज्य परिषद एक तंत्र है जिसका गठन भारत में केंद्र राज्य और अंतरराज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए किया गया था। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए कथन 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। परिषद मूल रूप से विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए। 1990 में सरकारिया आयोग के इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इस परिषद का गठन किया गया। परिषद के प्राथमिक कार्यों में राज्य विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना, 2 या अधिक राज्यों या संघ के बीच आपसी हित के मामलों की जांच और चर्चा करना और बेहतर नीति और कार्यान्वयन समन्वय के लिए सिफारिशें देना शामिल है। इसलिए कथन 4 जो है वो सही है। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट मंत्री भी इस परिषद में शामिल होते हैं। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये पहला विकल्प है, यह एक नागरिक प्रशासन निकाय है और नगर निकाय की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ये भी सही है। इसमें नागरिक निवासी शामिल नहीं है। इसमें नागरिक निवासी शामिल नहीं है, ये गलत है। यह एक प्रशासन निकाय है। ये प्रशासन निकाय नहीं है, ये डिफेंस निकाय होता है। तो ये आपको 1 हो जाएगा। छावनी बोर्ड जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में 10 प्रमुख छावनी बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि को कम करने और उन्हें राज्य स्थानीय निकायों के अधीन करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में 10 छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को कम करने यानी कि घटाने का निर्णय लिया है और उनके जो जमीन है उसको राज्य सरकार के स्थानीय निकायों को देने का फैसला किया है। तो स्थानीय निकाय जो है वो राज्य के अधीन आते हैं, लेकिन छावनी बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रभावित क्षेत्र जो लगभग 20 एकड़ हैं। 10 छावनी बोर्डों के संयुक्त क्षेत्र 45,000 एकड़ का लगभग आधा में ज़्यादातर निजी संपत्ति और पानी और सीवेज पाइपलाइन जैसी नगरपालिका सुविधाओं वाली भूमि शामिल है। झारखंड में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में रामगढ़ छावनी जो कि 7500 एकड़ में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में देवलाली छावनी 7,000 एकड़ में फैला हुआ है। उत्तराखंड में देहरादून छावनी 2250 एकड़ में
क्लेमेंट टाउन छावनी 1000 एकड़ में, उत्तर प्रदेश में मथुरा छावनी 1000 एकड़ में, शाहजहांपुर छावनी 75 एकड़, बबीना छावनी 350 एकड़, फतेहगढ़ छावनी 50 एकड़, राजस्थान के नसीराबाद छावनी 550 एकड़ और अजमेर का छावनी 40 एकड़। तो ये आपका टोटल 20,000 एकड़ की भूमि है। वर्तमान में छावनी बोर्ड अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को व्यापार लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिल्डिंग प्लांट परमिट जैसी नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि नगर पालिकाओं के विपरीत छावनी बोर्डों का प्रबंधन सशस्त्र बलों के सैनिकों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, सशस्त्र बलों को सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, यानी कि ये नागरिक प्रशासन इसमें नहीं होता है। इसमें सशस्त्र बलों और नागरिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका होती है। राज्य सरकार के अधिकारियों और कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इसमें भूमिका निभाई जाती है। एक नागरिक प्रशासन प्रणाली जो स्वतंत्रता पूर्व से चली आ रही है, ये आपको नहीं है। स्रोत के अनुसार छावनी बोर्डों का नेतृत्व GOS भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों, राज्य के नौकरशाहों और कुछ निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। छावनी बोर्ड 2006 के छावनी अधिनियम के तहत स्थापित एक नागरिक प्रशासन निकाय है। छावनी बोर्ड नागरिक प्रशासन निकाय है जो नगर पालिका बोर्ड के समान करता है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है, यानी कि कथन एक जो है वो सही है। एक छावनी बोर्ड प्रशासनिक रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें नागरिक शामिल हो सकते हैं, इसलिए कथन 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। ये आपको रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। सॉरी, ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं होता, ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, इसलिए कथन 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। सशस्त्र बलों द्वारा प्रशासित होने पर सैन्य संगठन छावनी अधिनियम के अधीन होते हैं। तो ये था विकल्प ए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। NCW अधिनियम आयोग की छत्रछाया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। NCW और राज्य महिला आयोग जैसी वैधानिक संस्थाओं के पास कानून के तरह बहुत अधिक शक्तियां होती है। NCW के पास कानून के अनुसार एक सिविल कोड की शक्ति होती है, मतलब एक सिविल कोड की शक्ति होती है। तो ये विकल्प इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करों और नदियों को जोड़ने सहित केंद्र राज्य संबंधों के अन्य पहलुओं की समीक्षा करना, स्थिति की मांग होने पर राज्यों में केंद्रीय बलों की स्वप्रेरणा से तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के तहत सहायक कानून की व्यवहार्यता का अध्ययन करना, जिला स्तर पर स्वतंत्र योजना और बजट की अवधारणा को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सहायता को राज्यों के प्रदर्शन से जोड़ना, एकीकृत घरेलू बाजार की स्थापना के लिए अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त करने के लिए अलग अलग करों की आवश्यकता और प्रासंगिकता का अध्ययन करना। उपयुक्त में से कितनी पुंछी समिति की सिफारिशें हैं? पुंछी समिति की सिफारिश, तो ये सभी चारों हैं। करों और नदियों से संबंधित इन्होंने प्रावधान के बारे में बताया था। 27 अप्रैल 2007 को भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग की स्थापना की थी। केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए बदलाव के मद्देनजर केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों की जांच करना था, क्योंकि सरकार या आयोग ने 2 दशक पहले इस मुद्दे की जांच की थी। तो इस मुद्दे को जांचने के लिए पुंछी आयोग का गठन मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि 2007 में हुई थी। आयोग ने संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा की, साथ ही विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपालों की भूमिका,
आपातकालीन प्रावधानों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, संसाधनों के बंटवारे जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा शामिल है, सहित सभी क्षेत्रों में शक्ति और कार्यों और जिम्मेदारियों पर विभिन्न न्यायालयों के फैसलों की भी जांच की। आयोग ने 30 मार्च 2010 को सरकार को प्रस्तुत अपनी 7 खंडों की रिपोर्ट में 273 सिफारिश की। 2007 में गठन हुआ, 2010 में इन्होंने अपनी सिफारिश थी और इसमें इन्होंने 273 सिफारिशें की, जिसमें मुख्य रूप से सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा या किसी अन्य सामाजिक संघर्ष के प्रमुख और लंबे समय तक चलने वाले प्रकोपों के दौरान केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिक क्षेत्र क्या हो सकता है, इसकी जांच की जाए। करों और नदियों को जोड़ने सहित केंद्र राज्य संबंधों के अन्य पहलुओं की समीक्षा की जाए। यह जांच करना कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव वाले अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले अपराधों की स्वतः जांच करने के लिए एक केंद्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है। तो ये आपको इन सब चीज़ों पे जांच के लिए पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी। 2007 में गठन हुआ था और 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि स्थिति की मांग होने पर राज्यों में केंद्रीय बलों की स्वतः तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के तहत सहायक कानून की व्यवहार्यता का अध्ययन की जाए। पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों को शक्तियों और स्वायत्तता के प्रभावी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में राज्यों के मुकाबले केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र का अध्ययन करना, जिला स्तर पर स्वतंत्र योजना और बजट की अवधारणा को बढ़ावा देना और विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सहायता को राज्यों के प्रदर्शन से जोड़ना। एकीकृत घरेलू बाजार की स्थापना के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार को मुक्त करने के लिए एक अलग अलग करों की आवश्यकता और प्रासंगिकता का अध्ययन करना। राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय संबंध, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों के बंटवारे की जांच करना। तो ये सारे इन्होंने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश प्रदान करता है? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में निर्देश प्रदान करता है। देश भर में 100 से ज़्यादा भाषाएं हैं, 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा के खंड में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश में कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना, इसे विकसित करना संघ का कर्तव्य होगा ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। हालांकि प्रावधान कहता है कि ऐसा इसकी प्रतिभा हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूपी शैली और अभिव्यक्तियों के हस्तक्षेप किए बिना, मतलब उस भाषा की जो विशिष्ट गुण, उसका गुण है, उसको बिना ह्रास किए हूँ उसको अपनाया जाना चाहिए। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब के लिए धन्यवाद।